हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम द्विध्रुव के बारे में पढ़ रहे थे। तो वहां पे हमने ये पढ़ लिया था द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता कितनी होती है विद्युत क्षेत्र की, और द्विध्रुव की निरक्ष पर तीव्रता कितनी होती है। अब हम आपके इस चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में बलागुण। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले चाहिए एक समान विद्युत क्षेत्र। और जब हम विद्युत बल रेखाएं पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम समांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं जो सरल रेखीय होती हैं और एक दूसरे से एक समान दूरी पर होती हैं। तो यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र लेने के लिए हम इस तरह से सरल रेखाएं बना देते हैं। यह हमारे लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें हमें किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो इसमें हम एक द्विध्रुव को रखते हैं। यह हमने एक द्विध्रुव रखा जिसका नाम है ए बी। इसके ए सिरे पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और बी सिरे पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये इसका मध्य बिंदु है ओ। ये द्विध्रुव की दूरी है 2a। इस तरह से हमारे पास में ये सेटअप तैयार हुआ। एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने एक द्विध्रुव को रखा और इसके a सिरे पर प्लस क्यू आवेश को माना और b सिरे पर माइनस क्यू आवेश को तो माना। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2a है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस पर लगने वाला बलागुण कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 11th क्लास में हमने बलागुण का फॉर्मूला पढ़ा था। तब बलागुण टॉय इज इक्वल टू बल इंटू आघूर्ण भुजा, कुछ इस तरह से आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था। तो हमें इस तरह से इसका बलागुण ज्ञात करना है। तो बलागुण ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज तो चाहिए बल और दूसरी चाहिए आघूर्ण भुजा, जिस भुजा के अंदर से यह घूम रहा है। यह भुजा हमेशा हम लंबवत लेते हैं, देखेंगे कैसे। लेकिन पहली बात तो हम करते हैं बल की, कि इस पर लगने वाला बल कितना है। तो देखिए इस पर कौन सा बल लगेगा। हम वहां पे ऐसे पढ़ते थे 11th क्लास में, जब हम मैकेनिक्स में पढ़ते थे यांत्रिकी के अंदर, कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। लेकिन यहाँ ना ही तो द्रव्यमान है और ना ही त्वरण है। तो हम कैसे बल निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास में दो चीजें हैं, एक तो है विद्युत क्षेत्र और दूसरा है आवेश। तो आपने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी तो वहां पे ऐसे पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, बल बटे आवेश। ये फॉर्मूला हमने वहां पे देखा था। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो यहां से हम बल का फॉर्मूला निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ये होता है हमारे पास में विद्युत क्षेत्र में बल का फॉर्मूला। अब हम यहाँ द्रव्यमान इंटू त्वरण काम में नहीं लेते हैं विद्युत क्षेत्र के लिए, वो यांत्रिकी में काम में लेते हैं। तो देखिए प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल भी कितना होगा, Q इंटू ई, और माइनस क्यू आवेश पर भी लगने वाला बल कितना होगा, Q इंटू ई। लेकिन इन दोनों बलों की दिशा अलग अलग होगी। धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा कुछ और होगी और ऋणावेश पर लगने वाले बल की दिशा कुछ और होगी। आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र किधर से किधर की तरफ जाता है। तो आपने देखा था विद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाता है। ये हम पहले देख चुके थे। इसका मतलब ये हमने जो विद्युत क्षेत्र बनाया है यहाँ यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र, इसके लिए हमने क्या किया होगा, इधर कोई धनावेश रखा होगा और इधर कोई ऋणावेश, और फिर इस धनावेश से ये विद्युत बल रेखाएं निकल के कहां की ओर जा रही है, ऋणावेश की ओर जा रही है। कुछ ऐसा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये धनावेश रखा हुआ है। यह धनावेश इस ऋणावेश पर आकर्षण बल लगाएगा या प्रतिकर्षण। तो आपने देखा था विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो यह धनावेश इस ऋणावेश को अपनी ओर खींचता है, अर्थात ये धनावेश इसको इधर की तरफ खींचेगा। ऐसे ही ये ऋणावेश इस ऋणावेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो यह ऋणावेश इस ऋणावेश में इधर की तरफ धक्का लगाएगा। तो ये दोनों आवेश
ये धनावेश और ये ऋणावेश इस ऋणावेश पर इस दिशा में बल लगाएंगे, तो इस बिंदु B पर रखे माइनस Q आवेश पर जो बल लगता है Q इंटू E वह इस दिशा में लगेगा। तो जो यहाँ बल लग रहा है वह इस दिशा में लगेगा। ऐसे ही जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो यह धनावेश इस धनावेश पर इधर की तरफ प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जबकि यह ऋणावेश इस धनावेश को अपनी ओर खींचेगा। तो इस पर लगने वाले बल की दिशा ये होगी और ये होगा हमारे पास में F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो हम यहां देखेंगे, यहां बल F इज इक्वल टू Q इंटू E। इक्वेशन नंबर, इसको दे देते हैं फर्स्ट और इसको दे देते हैं 2। तो यहां पर एक आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा Q इंटू E, और ये कितने आवेशों पर लग रहा है, एक आवेश पर। लेकिन हम यहां देखेंगे कि इन दोनों आवेशों पर लगने वाले बल की दिशा कैसी है, विपरीत है। B पर इस तरह से लग रहा है और A पर इस दिशा में लग रहा है। इसका मतलब जैसे कि आपका एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पे हो और उसमें ये मार्कर एक द्विध्रुव की तरह रखा हो, तो इस धनावेश पर इस ऊपर की तरफ का जो ऋणावेश है इस पर बल इस दिशा में लगेगा, जबकि इस धनावेश पर बल इस दिशा में लगेगा। तो इन दोनों की दिशा कैसी होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। इस तरह से मेरी उंगलियों की जो दिशा है वो दोनों आवेशों पर लगने वाले बल की दिशा है। अब यदि मैं केवल सरल रेखीय बल की बात करता हूं तो देखिए क्या होगा, ये दोनों उंगलियां पास में आई, मतलब दोनों बलों की दिशा एक दूसरे की कैसी होगी, विपरीत होगी। और दोनों बल परिमाण में कैसे हैं, समान है। ऊपर भी QE बल है और नीचे भी लगने वाला फोर्स कितना है, QE है। तो एक बल इस दिशा में लग रहा है QE, दूसरा बल इस दिशा में लग रहा है QE। तो हम सरल रेखीय बल की बात करें या फिर केवल बल की बात करें तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो किस तरह से लिखेंगे उसे, तो यहाँ पर प्लस Q आवेश तथा माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल परिमाण में समान जबकि दिशा में विपरीत है, इसलिए इस द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब हम विद्युत क्षेत्र के अंदर इस द्विध्रुव को रखते हैं तो यह द्विध्रुव ना तो इस दिशा में गति करेगा ना ही इस दिशा में गति करेगा, ये एक जगह स्थिर रखा हुआ रहेगा। यह कहीं भी किसी भी दिशा में आगे पीछे नहीं जाएगा। इस पर लगने वाला कुल बल कैसा होगा, 0 होगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि जब यह आवेश द्विध्रुव आपका इस तरह से रखा हुआ है और इस पर ऊपर की तरफ लगने वाला बल इस दिशा में है और नीचे की तरफ लगने वाला बल इस दिशा में है, तो क्या होगा, दोनों बल विपरीत दिशा में है लेकिन दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है। यह इस पॉइंट पे काम कर रहा है, यह इस पॉइंट पे काम कर रहा है, तो दोनों की जो क्रिया रेखा है वो कैसी है, डिफरेंट है। तो ये क्या होगा, आप देख सकते हैं जब मैं इस मार्कर पर ऊपर की तरफ यहां बल लगाता हूं और नीचे इस दिशा में बल लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ये ना तो आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा लेकिन यह अपनी जगह पर घूमने लग जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा, इस द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण काम करने लग जाएगा। ये जो दोनों बलों का जोड़ा लग रहा है, ऊपर लगने वाला बल और ये नीचे लगने वाला बल, इस द्विध्रुव को इस तरह से घुमाना प्रारंभ कर देता है। तो देखिए इस पर लगने वाले बलाघूर्ण को हम कैलकुलेट करेंगे, जबकि इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा, 0 होगा। तो हमसे पूछा जाए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल कितना होता है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल क्या होता है, 0 होता है। यदि पूछा जाए एक आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है, तो एक आवेश पर लगने वाला बल कितना है, QE है, और इस पर लगने वाला बलाघूर्ण कितना है तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन तो यहाँ पर ये जो दोनों बल लग रहे हैं, इन बल युग्मों की क्रिया रेखा अलग अलग है, तो इसके कारण यहाँ पर एक बलाघूर्ण लगेगा जिससे यह द्विध्रुव घूर्णन करना प्रारंभ कर देगा। और यह बलाघूर्ण कितना लगेगा, तो देखिए हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट में बलाघूर्ण का फॉर्मूला है, इक्वेशन सेकंड से हम बल का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो यह कितना होगा, तब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 टॉय इज इक्वल टू क्या होगा, तो टॉय इज इक्वल टू बल और लगने वाला बल फोर्स कितना है, Q इंटू E इंटू
आघूर्ण भुजा, आघूर्ण भुजा यह लंबवत दूरी होती है, तो हम यहाँ पर एक लंब खींच लेते हैं, इस पॉइंट का कोई नाम दे देते हैं ए बी और इसका नाम दे दिया हमने सी। तो क्या होगी आघूर्ण भुजा बीसी, ये हमारे पास में आघूर्ण भुजा हो गई। माना ये जो विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, आप देखेंगे एसी जो रेखा है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो इस विद्युत क्षेत्र के साथ में यह द्विध्रुव कोई थीटा कोण बनाता है, कोई कितना कोण बनाता है थीटा। तो आप इस बीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बीसी की वैल्यू आप देखेंगे थीटा के सामने की भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार और ये कर्ण, तो जब तो लंब के लिए आता है साइन की फॉर्म में, तो ये हो गया साइन थीटा, और कर्ण क्या है हमारे पास में 2a। तो ये जो भुजा है बीसी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, समकोण त्रिभुज एबीसी में BC is equal to 2a into sin थीटा। ये हुई इक्वेशन नंबर 3 और ये 4। 3 और 4 से देखते हैं तो हमारे पास में टॉय की वैल्यू आ जाएगी, टॉय इज इक्वल टू Q इंटू ई इंटू 2a sin थीटा। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, टॉय इज इक्वल टू Q इंटू 2a को आगे लिख देते हैं हम E sin थीटा, और आपको पता है Q इंटू 2a किसकी वैल्यू होती है, कि वैल्यू होती है द्विध्रुव आघूर्ण की P वेक्टर की, जो किसके बराबर होती है, Q इंटू 2a के बराबर होती है। तो टॉय इज इक्वल टू P E sin थीटा, ये होता है हमारे पास में बल आघूर्ण का फॉर्मूला। और आपने 11th क्लास में जब अदिश और सदिश के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे सदिश गुणन में आपने देखा था कि दो सदिशों का सदिश गुणन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है, तो आपने देखा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। तो क्या इस टर्म को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, तो क्रॉस या सदिश गुणन में इसको हम कैसे लिखेंगे, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इधर टॉय वेक्टर, और जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को खोलेंगे तो p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, p sin थीटा के। तो ये होगा हमारे पास में द्विध्रुव आघूर्ण का अंतिम फॉर्मूला, सॉरी बल आघूर्ण का अंतिम फॉर्मूला। तो ये आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसकी कुछ कंडीशन है और ये टॉपिक खत्म होता है अभी थोड़ी देर में। तो देखिए इसकी कुछ स्थितियां हैं वो देखते हैं। ये होगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं वो देखिए। केस फर्स्ट क्या है कि जब आपका जो थीटा है वो 0 डिग्री है, इसका मतलब थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र है इस तरह से, और ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है, ये जो एंगल बन रहा है ये है थीटा, ये हमें 0 करना है। तो 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे थीटा को घटाते हुए चलेंगे इस तरह से, ये इनके बीच का एंगल घट रहा है, और धीरे धीरे जब ये इस तरह से एक ही दिशा में हो जाएंगे तो यह जो एंगल है विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच में यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कि धनावेश पर लगने वाला बल और ऋणावेश पर लगने वाला बल दोनों विपरीत दिशा में है, तो इस मार्कर पर यदि एक फोर्स इस तरफ लगे दूसरा फोर्स इस तरफ लगे तो क्या यह घूमेगा, इस पर कोई बलाघूर्ण कार्य करेगा, नहीं करेगा। या फिर इस पर इधर से इसको प्रेस किया जाए, बल इस दिशा में लगाया जाए और इस बिंदु पर बल इस दिशा में लगा जाए, तो क्या यह घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब थीटा 0 है तो लगने वाला बलाघूर्ण कितना हो जाएगा, 0। फॉर्मूले से चेक करते हैं, तब टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन, और थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो लगने वाला बलाघूर्ण भी क्या हो गया, 0 हो गया। और आपने अभी थ्योरेटिकल भी देखा था कि इस कंडीशन में लगने वाला बलाघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। केस सेकंड देखते हैं हम। केस सेकंड में आपके लिए थीटा को यदि 90 डिग्री कर दिया जाए, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या होगा, तो आप देख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू पीई साइन 90 और टॉ इज इक्वल टू पीई। ये कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे,
यदि विद्युत क्षेत्र के बीच में और इस द्विध्रुव के बीच में कोण 90 डिग्री कर दिया जाए, इस तरह से हो, तो इस कंडीशन में इस पॉइंट पर इस दिशा में बल लगे और इस पॉइंट पर इस दिशा में बल लगे, तो लगने वाला बलाघूर्ण कैसा होगा? सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, बजाय इन और कंडीशंस के। और जबकि इस कंडीशन में लगने वाला बलाघूर्ण 0 हो जाता है। तो ये इसकी दो स्पेशल केसेस है। तो आपको ये डायरेक्टली वीडियो से ही नोट करना है, और इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, तो वो आप हमें ग्रुप पे मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।